हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने मार्शल लर्नर कंडीशन देखा था। और वो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या था? यही बोल रहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो होगा शुड बी ग्रेटर देन 1। दोनों के इलास्टिसिटीज़ का एडिशन शुड बी ग्रेटर देन 1। अब हम इलास्टिसिटी एस्टिमेट इन रियल वर्ल्ड कैसे होते हैं वो हम पहले देखेंगे। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन हाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज मेजर्ड, कैसे रियल वर्ल्ड में उसको मेजर किया जाता है, एंड प्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड एस्टिमेट्स एंड रियल वर्ल्ड के कुछ कैलकुलेट किए गए वैल्यूज़ रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया गया है ये मार्शल लर्नर कंडीशन, तो वो एस्टिमेट कैसे किया गया है और एग्जांपल्स भी देंगे। डिस्कस द जे कर्व इफेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जे कर्व इफेक्ट क्या होता है, किस पॉइंट तक वो एप्लीकेबल होगा मार्शल लर्नर कंडीशन। एग्जामिन द पास थ्रू ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस टू डोमेस्टिक प्राइसेस। ये तीन चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस सेक्शन में। इन दिस वीडियो वी विल बी ओनली लुकिंग एट द इलास्टिसिटी एस्टिमेट, रियल वर्ल्ड में कैसे वो एस्टिमेट किए जाते हैं, और कुछ रियल वर्ल्ड एस्टिमेट्स एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मार्शल लर्नर कंडीशन पोस्टुलेट्स अ स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्शल लर्नर कंडीशन बात करता है कि किस सिचुएशन में एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल होगा, किस सिचुएशन में वो स्टेबल होगा। सो इट पोस्टुलेट्स अ स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इफ, स्टेबल इस सिचुएशन में होगा इफ द सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एक्सीड्स 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वो -1 है या -2 है, -3 है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम उनके नेगेटिव साइंस इग्नोर करेंगे। However, the sum of these two elasticities will have to be substantially greater than 1 for the nation's demand and supply curves of the foreign exchange to be sufficiently elastic to make a depreciation or devaluation feasible as a method of correcting deficit in the nation's BOP. So basically ये in general statement तौर पे ये तो हमने देख लिया कि elasticity should be greater than 1। इसका मतलब क्या है? देखो, वो कह रहे हैं कि दोनों के जो प्राइस इलास्टिसिटी होने चाहिए, अगर किसी एक का 0.2 होगा, लेट्स से इन इलास्टिक होगा, लेस देन 1 होगा, 0.7 है, दूसरे का समझो 0.2 है, तो ये 0.9 हो जाएंगे। मीन्स इफ़ दे बोथ आर इन इलास्टिक तो फिर ये लेस देन 1 होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो दोनों the sum of two elasticities will be कब वो substantially greater than 1 होगा, जब नेशन का डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इलास्टिक होगा। यानी हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिराइव किया, करेक्ट। तो डिमांड के बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज डिमांड हमने इम्पोर्ट्स के बेसिस पे डिराइव किया, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई हमने एक्सपोर्ट के बेसिस पे डिराइव किया। तो वो जो डिराइव किया हमने डिमांड कर्व एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बेसिस पे वो इलास्टिक होने चाहिए। मीनिंग वो ग्रेटर देन, उनका इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक्सचेंज रेट इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब वो मोर इलास्टिक होने चाहिए, फ्लैटर कर्व होने चाहिए डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तभी जाके उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और जब ये सिचुएशन होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जब ये होल्ड करेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो स्टेबल होगा और हम डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन कर सकते हैं टू करेक्ट द डेफिसिट इन BOP। देखो, ये इन शॉर्ट है ना, क्या बात कर रहे हैं कि हम समझो हमारे यहाँ पे डेफिसिट है,
बीओपी में। तो बीओपी में जब डेफिसिट है तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा। टू करेक्ट, द बेटर ऑप्शन इज टू टेक devaluation if there is a fixed exchange rate. What am I writing? Devaluation. अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। बट क्या हर बार ये करेक्ट कर लेगा डेफिसिट को? नहीं, वो तभी करेक्ट कर पाएगा एक कंडीशन, कौन सा है? मार्शल लर्नर कंडीशन। अगर इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेटर देन 1 होगा तो वो करेक्ट कर पाएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो डिवैल्यूएशन को करेक्ट कर पाएगा, वरना फिर वो नहीं कर पाएगा और डेफिसिट होता जाएगा। Thus, it is very important to determine the real world value of price elasticity of demand for import and export. तो real world value price elasticity क्या है वो हमें जाननी पड़ेगी। Before World War II, it was widely believed not only that foreign exchange market was stable, but that the demand for and supply of foreign exchange were very elastic. तो World War II के पहले वो लोग मान के ही चल रहे थे कि वो बिलीव ही कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल है और डिमांड एंड सप्लाई दोनों जो है वो इलास्टिक है, वेरी इलास्टिक। तो ऑब्वियसली वेरी इलास्टिक है मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा उसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन वर्क करेगा। मार्शल अमंग अदर एडवांस्ड दिस व्यू इन हिज मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स पब्लिश्ड इन 1923 बट ऑफर्ड नो एम्पेरिकल सपोर्ट फॉर हिज बिलीफ। तो मार्शल ने इस व्यू को, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्शल लर्नर कंडीशन है ये वो, उसको थोड़ा एडवांस वे में दिखाया अपने बुक में, विच वाज मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स, जो 1923 में आया, बट कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे पाया। सिर्फ बताया, जैसे थियोरी हमने बता दी बट कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है उस थियोरी के बेसिस पे। ड्यूरिंग 1940s अ नंबर ऑफ econometric studies were undertaken to measure price elasticities in international trade. Two representative काफ़ी स्टडीज़ की गई इलास्टिसिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। Two representative study were undertaken by Chang, one in 1945 to measure price elasticity of demand for import in 21 nations, for which data existed from 1924 to 1938, and other in 1948 to measure price elasticity of demand for export of 22 nations over the same period. तो एक 2 स्टडीज़ की गई, दोनों स्टडीज़ चैंग ने की। वन वॉज इन 1945 जहाँ पे उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स कैलकुलेट किया 21 नेशंस के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसी टाइम पीरियड के लिए 1948 में उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, वो इम्पोर्ट का किया, ये एक्सपोर्ट का किया 22 नेशंस के लिए उसी पर टाइम पीरियड के लिए। Chang found that the sum of the demand elasticities on average barely exceed 1. उन्होंने देखा कि वो barely, दोनों के सम जो हैं, दोनों के एडिशन, इसका इलास्टिसिटी और इसका इलास्टिसिटी का एडिशन barely on average exceed कर ही नहीं रहा है 1 को, वो less than 1 ही है। So that while the foreign exchange market was stable, demand and supply curve for foreign exchange were probably fairly steep and inelastic. अगर वो less than 1 है उसका मतलब है कि वो inelastic है डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो भले ही आपका मार्केट स्टेबल है, भले ही आप दिखा रहे हो कि मार्केट स्टेबल है, बट स्टिल डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो स्टीप एंड inelastic है। Other studies reached similar conclusion, confirming that the sum of the elasticities of demand for imports and demand for export was either below or very close to 1 in absolute value. तो दूसरे स्टडीज़ भी उसी टाइम पीरियड में किए गए, वो भी यही बता रहे थे कि वो
लेस देन 1 है या वेरी क्लोज टू 1 है. Thus the pre-war elasticity optimism, वो इतना मान के चल रहे थे ना कि प्री वॉर पीरियड में, वॉर के पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वो मान के चल रहे थे ना, नहीं नहीं हमारा तो बहुत इलास्टिक है. यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 it was widely believed not only that foreign exchange market was stable but the demand and supply were very elastic. वो मान के चल रहे थे कि बहुत इलास्टिक है और बहुत ऑप्टिमिज्म मतलब बहुत पॉजिटिव थे अबाउट देयर इलास्टिसिटी अप्रोच, कि वो बहुत पॉजिटिव थे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन मनी होगी, बहुत इलास्टिक है. वर रिप्लेस्ड बाय पोस्ट वॉर इलास्टिसिटी पेसिमिज्म. तो अब उसको रिप्लेस हो गया पोस्ट वॉर में. अब आफ्टर वॉर वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होने लगी या इक्वल टू 1 होने लगी. However, writing in 1950, Orkut provided some convincing reason for the view that the regression technique used to estimate the elasticity led to gross underestimation of the true elasticities in the international trade. तो ऑर्कुट ने 1950s में एक स्टडी की और उन्होंने रीजंस कुछ दिए विच वर कन्विंसिंग रीजंस, और उन्होंने दिखाया कि जो रिग्रेशन टेक्निक यूज़ किया गया इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए, वो रिग्रेशन टेक्निक जो है वो जो रिग्रेशन है वो अंडर एस्टिमेशन कर रहा था ट्रू इलास्टिसिटी वैल्यू का. अब अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन क्या होता है, हम जब इकोनोमेट्रिक्स करेंगे अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन तब समझेंगे इन डेप्थ में. बट मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि अगर आपका समझो इनकम 1000 रुपीज़ है और मैं कहती हूँ आपके काम को देख के या आपके टाइमिंग्स को देख के मैं कहती हूँ कि आपका इनकम सिर्फ 800 रुपीज़ है, तो मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ आपके एक्चुअल ट्रू वैल्यू को, ट्रू इनकम को. तो ये अंडर एस्टिमेशन होता है. ओवर एस्टिमेशन मतलब मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ कि हाँ आप तो बहुत अच्छे से काम करते हो, 2000 सैलरी होगी, 2000 विल बी योर इनकम. दैट इज़ ओवर एस्टिमेटेड. सो वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ किया गया उस टेक्निक से ट्रू वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है हमारे एस्टिमेट्स. हम सैम्पल लेके एस्टिमेट करते हैं, तो ट्रू वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है हमारे सैम्पल एस्टिमेट. इन शॉर्ट इट वॉज लाइकली दैट मार्शल हैड बीन ब्रॉडली करेक्ट. तो मार्शल ने जो वहाँ पे बताया था, यहाँ पे उन्होंने एडवांस किया था अपना व्यू एंड बताया था इन मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स में, वो ब्रॉडली मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट थे. वाइल न्यू इकोनोमेट्रिक एस्टिमेट्स though seemingly more precise were in fact likely to be far off the mark. तो इकोनोमेट्रिक एस्टिमेट्स जो थे, देखो ऑर्कुट ने क्या किया, ऑर्कुट ने ये जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इलास्टिसिटीज लेस देन 1 है या क्लोज टू 1 है, वो उन्होंने बताया कि वो सही नहीं है क्योंकि एस्टिमेट्स आपने जो इलास्टिसिटी के लिए हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. अंडर एस्टिमेट कर रहे का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी लेकिन इलास्टिसिटी की ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन आप जो इलास्टिसिटी ले रहे हो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. लेट्स से कि इलास्टिसिटी की वैल्यू 1.5 थी लेकिन आप 0.9 ले रहे हो, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू समझो 1.7 होगी, आप 0.89 ले रहे हो, तो फिर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. करेक्ट. तो आप इस वजह से वो जो मार्शल बोल रहे थे कि हाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है लेकिन वो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे पाए, उसको ऑर्कुट ने करेक्ट किया. तो क्या हुआ, मैं आपको एक वापस क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट बता देती हूँ. वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, प्री वर्ल्ड वॉर 1, they all believed that elasticity values are greater than 1, meaning they are more elastic, both demand and supply. तो depreciation work करेगा. Then
Marshall came. Marshall said that yes, it is true. He talked about it in his book, but he gave no empirical evidence. फिर 1945-48 के आसपास some studies, including the Chang की study and other studies, it showed that the elasticity is rather less than 1, they are inelastic. और इसके बाद क्या हुआ, 1950 में Orcutt came and he said that यहाँ पे जो आपने रिग्रेशन किया है और इलास्टिसिटी लेस देन 1 बता रहे हो, दैट रिग्रेशन वॉज अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू. और उन्होंने अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू एंड उन्होंने कन्विंसिंग रीजंस भी दिए हैं कि क्यों वो अंडर एस्टिमेट हो रहा है. अंडर एस्टिमेट करना यानी वैल्यू को कम रखना, कम देखना. वैल्यू ट्रू वैल्यू 1.5 है तो एस्टिमेटेड वैल्यू आप 0.9 या 0.8 ले रहे हो, तो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू. और उन्होंने रीजंस भी दिए हैं. तो अगर हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी. ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये जो पोस्टुलेट कर रहे थे कि लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होगा, वो पोस्टुलेट गलत है. ऑब्वियसली आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वो इलास्टिक होंगे. तो मार्शल ने जो कहा था लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे पाए थे, वो करेक्ट, वो सही था. यहाँ पे वो दिखा रहा है ऑर्कुट का जो भी स्टडी है. One reason advanced by Orcutt for the belief that the early econometric studies of 1940s grossly underestimate the price elasticity of demand for imports and exports results from identification problem in estimation. तो एक रीज़न उन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का दिया. आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो कि वेदर आई हैव अंडर एस्टिमेटेड माई मॉडल or whether I have overestimated my model. The model that I have, समझो मैंने कोई मॉडल दिया है, रिग्रेशन मॉडल, y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x1 प्लस बीटा 3x2 प्लस म्यू आई. ये जो मेरा मॉडल है ये मेरा हैट होगा, सारे वैल्यूज़ हैट होंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ सैम्पल. अब ये सैम्पल SRF जो है, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन या सैम्पल रिग्रेशन मॉडल जो है, वो मेरे एक्चुअल मॉडल को ओवर एस्टिमेट कर रहा है कि अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या वो इक्वल है, वो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से दिखाया कि इट इज़ अंडर एस्टिमेटेड. दिस इज़ एक्सप्लेन्ड विद द एड ऑफ फिगर 16.4. यहाँ पे 16.4 दिखाया गया है. What it says, this figure is similar to right panel of the 16.2 in that it shows the effect of depreciation or devaluation of dollar on US export market when the foreign demand curve and US supply curve of export are expressed in terms of foreign currency euro. तो 16.2 जैसे हमने डिराइव किया था एक्सपोर्ट के बेसिस पे, दिस इज़ यूएस एक्सपोर्ट मार्केट, दिस इज़ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, दिस इज़ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट, और उसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज दैट पॉइंट E एंड E स्टार आर रिस्पेक्टिवली द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द US devalues its currency or allows it to depreciate. तो हमने देखा है डेप्रिसिएशन होता है, सो E से E स्टार जाएगा. सप्लाई कर्व ये था, व्हेन देयर इज़ अ डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा. सप्लाई ऑफ डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा मीन्स देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से यहाँ पे E स्टार विल बी आफ्टर डिवैल्यूएशन और आफ्टर डेप्रिसिएशन पॉइंट. अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है कि कैसे डिवैल्यूएशन की वजह से डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिराइव किया गया है,
please go check that video and come back to this video, otherwise it will not make any sense to you कि ये क्या हो रहा है. So ये E से E स्टार चला जाएगा आफ्टर डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन. यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट नहीं ले रहे हैं, एक बात याद रखना, यहाँ पे हम प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट या प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूरो ले रहे हैं, तो वो प्राइस कम होना पड़ेगा. वो मैंने सारे फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया है. सो प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो प्रॉपरली. कमिंग बैक, द डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ from SX to S star X in figure is due to the depreciation or devaluation of the dollar. वो मैंने आपको बता दिया. डेप्रिसिएशन क्या करता है, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है. एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है तो सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा. तो SX से S स्टार X की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट. The depreciation or devaluation of the dollar does not affect the foreign demand for US export. Obviously जब डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होता है तो डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. इफ़ नो अदर चेंज, कोई भी चेंज अगर नहीं आता है, लाइक टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, इनकम, ये कुछ भी अगर चेंज नहीं होता है फॉर यूएस एक्सपोर्ट अकर्स, देन द एस्टिमेटेड फॉरेन डिमांड ऑफ यूएस एक्सपोर्ट इज इनइलास्टिक एज शोन बाय DX इन द फिगर 16.4. तो अगर कुछ भी चेंज नहीं आता तो हम जब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट मिला और ये डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इनइलास्टिक दिख रहा है. As shown by DX. However, equilibrium from E to E star are also consistent with the elastic demand curve D-X, which shifts down to D"X as a result. For example, reduced foreign exchange taste for US export. अब देखो, अगर समझो कि डिमांड कर्व ऐसा होता पहले, तो ये इक्विलिब्रियम होता मेरा. और अगर समझो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम हो गया है, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और न्यू इक्विलिब्रियम ये आएगा. तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है वो इस कर्व को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब मेरा डिमांड इनइलास्टिक है और कोई शिफ्ट नहीं आया है. और यही दो पॉइंट्स हमें इस कर्व से भी मिल रहे हैं जहाँ पे डिमांड इलास्टिक है लेकिन वो शिफ्ट इक्विलिब्रियम में इस वजह से आया है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट. कहते हैं ना कि मैं ये दो पॉइंट बनाती हूँ, तो ये दो पॉइंट से मैं लाइन ऐसे भी, ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे भी मिल सकता है. लेट मी चेंज दिस. लेट्स से आई हैव वन पॉइंट, मैं उसका इंटरसेक्शन ऐसे भी दिखा सकती हूँ, या तो फिर मैं उसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन ऐसे भी दिखा सकती हूँ. करेक्ट, बोथ हैज़ द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट वही है. करेक्ट, तो वही चीज़ है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट या तो इसके वजह से भी आ सकता है, या तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा शिफ्ट इन टेस्ट की वजह से भी आ सकता है. शिफ्ट इन टेस्ट के केसेस में आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है, which shift down to D"X as a result, for example, of reduced foreign tastes for US export. Tastes कम हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं. Regression analysis will always measure the low elasticity of demand DX even if the true demand is elastic and given by D-X and D"X. तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या करेगा? रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो ही एस्टिमेट करेगा. क्यों? अगर फिर भी हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे इलास्टिक होगा, फिर भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो एस्टिमेट करेगा रिग्रेशन एनालिसिस. क्यों? क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं एंड द रिग्रेशन टेक्निक फेल टू आइडेंटिफाई द डिमांड कर्व D-X और D"X.
उनको रिग्रेशन एनालिसिस ये नहीं देखेगा कि डिमांड कर्व्स कैसा है, वो एस्टिमेट दे देगा आपको लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्योंकि आपका टेस्ट कम हुआ है इस वजह से लो एस्टिमेट हुआ था, लो एस्टिमेट दे देगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड, लो एस्टिमेट रिग्रेशन दे देगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैलकुलेट करके। लेकिन हमें तो पता है कि डिमांड कर्व इलास्टिक था, वो आपको नहीं बताएगा कि इलास्टिसिटी इलास्टिक था लेकिन टेस्ट के वजह से वो कम हुआ है, टेस्ट चेंज होने की वजह से। सिंस शिफ्ट इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट और अदर अनअकाउंटेड फोर्सेस फ्रीक्वेंटली अकर ओवर टाइम, estimated elasticities are likely to greatly underestimate the true elasticity। तो डिमांड टेस्ट में या कोई भी और फैक्टर अगर हम लें तो वो फ्रीक्वेंटली अकर होते ही रहते हैं। ऐसे नहीं है कि टेस्ट जो है वो 5-6 साल के बाद चेंज हो, नहीं, टेस्ट में चेंज या इनकम में चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो आपने जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ट्रू इलास्टिसिटी को। द एस्टिमेटेड इलास्टिसिटी ऑफ 1940s also measured short run elasticity in that they were based on quantity response to price change over a period of 1 year or less। तो 1940s में भी कुछ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किए गए थे, एस्टिमेट किए गए थे, वो भी शॉर्ट रन इलास्टिसिटी थे, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस। वो भी किसके बेसिस पे? क्वांटिटी रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। इलास्टिसिटी वही होता है कि क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द प्राइस। Jans and Romberg in 1973 have identified 5 possible lags in the quantity response to price change in international trade। तो उन्होंने उस स्टडी में देखा, अपने स्टडी में देखा कि देर आर 5 लैग्स इन द क्वांटिटी रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। 5 लैग्स मतलब 5 वैल्यूज़ नहीं हैं। दीज आर द रिकॉग्निशन लैग बिफोर द प्राइस चेंज बिकम्स एविडेंट। उन्होंने बोला कि ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड लैग हैं, ये मुझे लैग दिख रहे हैं, ये साल के वैल्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, and it was before the price change became evident। The decision lag, this was these are, ये lags कौन से हैं? These were recognition lag, मतलब हम प्राइस चेंज हो तो डिमांड चेंज हो रहा है, क्वांटिटी रिस्पॉन्स हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से लैग आया। डिसीजन लैग टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन प्राइस। दूसरा, ये लैग किस वजह से आया? क्यों वैल्यू नहीं पता चल सकी? क्योंकि डिसीजन वो टाइम पे नहीं लिया गया कि अगर प्राइस में चेंज आया है तो क्वांटिटी में कैसे चेंज आया है। वो डिसीजन एडवांटेज लोगों ने या एडवांटेज नहीं लिया गया है इंटरनेशनल मार्केट पे। डिसीजन लैग है। डिलीवरी लैग है ऑफ द न्यू ऑर्डर्स प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी में अगर चेंज देखने को मिला तो डिलीवरी लैग मतलब डिलीवरी नहीं हो पाया। रिप्लेसमेंट लैग की वजह से है टू यूज़ अप द अवेलेबल इन्वेंट्रीज बिफोर न्यू ऑर्डर्स आर प्लेस। तो पहले जो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, फिर न्यू ऑर्डर्स को देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट लैग। एंड फाइनली प्रोडक्शन लैग टू चेंज द आउटपुट मिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। तो प्रोडक्शन लैग ताकि आउटपुट में जो चेंज आया उसको प्रोड्यूस करने का टाइम मिलना चाहिए, तो प्रोडक्शन लैग आ गया। तो ये सारे प्राइस चेंज की वजह से उन्होंने 5 पॉसिबल लैग्स बताए कि हो सकता है इन 5 के वजह से वो लैग दिखता हो। Jans and Romberg estimated that it takes about 3 years for 50% of the final long run quantity response to take place and 5 years for 90% to occur। तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइस चेंज के वजह से it takes 3 years कि 50% लॉन्ग रन क्वांटिटी रिस्पॉन्स देखने को मिले, 3 साल लगता है, एंड 5 years लगता है कि 90% चेंज देखने को मिले, वो रिस्पॉन्ड करे उस प्राइस चेंज। आप अचानक से आज प्राइस चेंज कर रहे हो तो आज ही के आज क्वांटिटी चेंज हो, ऐसे नहीं, इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड टू इट। हो सकता है प्रोडक्शन लैग के वजह से, हो सकता है रिकॉग्निशन लैग के वजह से, डिलीवरी लैग के वजह से। उन्होंने ये जवाब दिया। बाय मेजरिंग द क्वांटिटी रिस्पॉन्स ओनली ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्राइस चेंज
The early econometric study of 1940s greatly underestimated the long run elasticities. उन्होंने कहा कि अगर आप एक ही साल का ले लेते हो वैल्यूज़ प्राइस चेंज की वजह से कितना इलास्टिसिटी है और कैलकुलेट करते हो, तो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू, क्योंकि उसका असर, प्राइस चेंज का असर आने वाले 3 साल में 50% जितना दिखेगा एंड 5 years में 90% जितना दिखेगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम. बेसिकली उन्होंने क्या बताया है कि जितने भी स्टडीज़ किए गए हैं दे आर कहीं कहीं पे वो कह रहे हैं कि लेस देन 1 है तो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू. यू कैन नॉट बी वेरी प्रिसाइज, यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट true value of the elasticities based on your regression elasticity and everything. Identification reason and convincing reasons भी दिए गए हैं कि अगर less than 1 आप बोल रहे हो तो you are underestimating the value, क्योंकि उसका असर बाद में दिखता है. या आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से कैसे ऑर्कुट ने वो रिकॉग्नाइज किया कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. यहाँ पे जन्स एंड रोहमबर्ग ने एक्चुअली रीजंस बताए हैं लैग के तौर पे, द 5 लैग्स जिसके वजह से आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे रियल वर्ल्ड में एस्टिमेट्स इलास्टिसिटी के हुए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जे कर्व. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट if you have any doubts or any feedback. Share this video with your friends and classmates. Before I forget, do subscribe to the channel. Only 10% of people are subscribing, 90% of people are not subscribing. आप सब्सक्राइब करोगे आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा व्हेन आई अपलोड द वीडियो. मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. एंड येस, इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी ऑन एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या नेम एंड टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.